जय श्री कृष्णा। श्री वृंदावन सो वन नहीं, श्री नंद गांव सो गांव, श्री बंसी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन महान है और वन है। हमारी प्रकृति और वन का बहुत अच्छा समायोजन है। प्रकृति, वन और पृथ्वी। पृथ्वी में जब तक प्रकृति नहीं होगी तो पृथ्वी नहीं होगी, और जब तक पृथ्वी नहीं होगी तो वन नहीं होंगे, और वन नहीं होंगे तो जीवन नहीं होगा। वन जीवन देता है। ये वृंदावन क्या है? वृंदावन है। वृंदावन और बंदरों का बहुत पुराना नाता है। भगवान कृष्ण के समय भी जब भगवान की लीलाएं हुई उस समय भी बंदर सहभागी थे। बंदर थे, मोर थे, वृंदा थी, पशु पक्षियों से आच्छादित क्षेत्र था, पूरा वन क्षेत्र था। लेकिन आज की विडंबना ये है, संख्या चाहे मानव की बढ़े, संख्या चाहे पशु पक्षियों की बढ़े, अगर आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। स्वामी हरदास जी की ये विशेषता थी, मोर मरिकट, मोर और वानरों को वह पोषित करते थे। ब्रज वृंदावन जब पूरा आज जिस निधवन को आप देख रहे हैं, कभी ये ब्रज वृंदावन इसी प्रकार के लता वृक्षों से भरा हुआ था। तब वृंदावन की शोभा बंदर हुआ करते थे। वृंदावन में बंदरों के बिगर उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पौराणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोर, बंदर, तीतर, तोता, कोयल, ये सब वृंदावन की शोभा है। यहाँ की वृक्षावली यहाँ की शोभा है। वर्तमान में वृंदावन में कृष्णा और उनकी आह्लादित शक्ति राधा का नाम गूंज रहा है। कृष्ण का पर्यावरण वन के रूप में कहीं नजर नहीं आता। आज बिल्डरों ने वृंदावन को कंक्रीट वन बना दिया है और बंदरों का जबरदस्त उत्पात है यहाँ आज की स्थिति में। स्थिति ये है, बंदरों को रहने को कोई ठिकाना नहीं है, वन सब समाप्त हो गए और ये बंदर हिंसक हो गए। मनुष्य ने वृंदावन का जब नगरीकरण किया और प्राकृतिक उनके रहने की जगह जैसे खत्म होने लगी, तो एक मानव और वानर का संघर्ष ने जन्म लिया और ये हारी हुई लड़ाई मानवों से वानर, ऐसा लगता है मानो आज भी लड़ रहा है। आज इतना प्रभाव हो गया है वृंदावन में पक्के मकानों का कि कहीं पर जंगल नहीं रहा। यहाँ प्रकृति का दर्शन नहीं होता, यहाँ विकृति का दर्शन होता है। आज आपको हरियाली की जगह कंक्रीट का वन नजर आएगा। मनुष्य ने अपने फायदे के लिए वनों को काटकर बड़े बड़े मल्टी स्टोर मकान, आश्रम और मंदिर तो बना लिए, लेकिन उन पंछी और बंदरों के लिए कुछ नहीं सोचा जो वृंदावन के वनों में रहने के हकदार थे। इंसान की बढ़ती आकांक्षाओं ने आज वन, सरोवर, कुंड को समाप्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज वृंदावन में मानव और बंदर की लड़ाई आमने सामने हो गई है। आज वृंदावन और ब्रज पे जो आफत है वो शायद मुगल काल और अंग्रेज काल में भी नहीं रही होगी जितनी आफत आज है। भारत स्वतंत्र है फिर भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। पूरे वृंदावन को उजाड़ा जा रहा है। यहाँ की जो जंगल संस्कृति है, वन संस्कृति है, यहाँ की जो यमुना है, यहाँ की जो लता पता है, उनको तो बंदरों का जो आतंक है वो किसी पक्षी के अंडे नहीं होने दे रहे हैं, किसी पक्षी को नहीं रहने दे रहे हैं, मनुष्यों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बंदरों का विषय नहीं है, बंदरों का आतंक है। यहाँ के बंदर तो गुंडे हैं, गुंडे। यहाँ के बंदर तो चश्मा ले जाते हैं, यहाँ के बंदर टोपी उतार ले जाते हैं, यहाँ के बंदर हाथ में से मोबाइल छीन ले जाते हैं, यहाँ के बंदर लेडीजों के माथे पर चुन्नी लगी रहती है, चुन्नी को छीन के ले जाते हैं, और कई बार पैरों में पहनी हुई चप्पल को, पैर को काटकर चप्पल को भी ले जाते हैं। अगर आज इनकी संख्या को कंट्रोल नहीं किया गया, आज समस्या को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया प्रशासन के द्वारा, समाज के द्वारा, तो ये स्थिति कितनी भयावह होगी। आज समस्या ये हो गई है कि बंदरों के लिए खाना पीना नहीं है, बंदरों के लिए खाने की सामग्री नहीं है, इसलिए बंदर पर्स ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, चश्मा ले जाते हैं, और यहाँ तक कि जब चश्मा, मोबाइल, पर्स नहीं मिलता है, बंदर इतने भूखे हैं, बंदर मांस तोड़ के ले जाने लगे हैं। आज स्थिति ये है कि लोग बागों ने, कोई मकान वृंदावन का ऐसा नहीं मिलेगा, कोई आश्रम ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें चारों तरफ उसको लोहे के जाल लगा के, बैरिकेडिंग करके, करंटों के तार लगा के उसको सुरक्षित संरक्षित नहीं कर रखा हो अपने आवास को। मैं समझता हूँ आज बंदरों की संख्या वृंदावन में 60-70 हज़ार तक पहुँच गई है। अगर इसी स्थिति से, इसी तेजी के साथ ये बढ़ती रही
तो एक दिन यही स्थिति होगी कि वृंदावन में वोटर कम हो जाएंगे, बंदर ज्यादा हो जाएंगे। पर्यटन की दृष्टि से वृंदावन बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हर रोज हजारों यात्री अपने आराध्य के दर्शन करने आते हैं, लेकिन वृंदावन का बंदर उनके हाथों से मोबाइल, बैग और आंखों से कब चश्मा उतार ले जाते हैं मालूम नहीं पड़ता, और जब तक उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। वृंदावन में बंदर पूरे शहर के अंदर फैले हुए हैं। आज उनके खाने की बड़ी समस्या है। हालांकि निर्वन के जो क्षेत्र के जो बंदर हैं उन्हें कुछ श्रद्धालु डाल भी देते हैं, पर वो कितने से बंदर हैं? वृंदावन में तो पूरा विशाल का विशाल समूह है वानरों का। वृंदावन में तीर्थयात्री नहीं आए, पर वृंदावन में होटल कैसे चलेंगे, रेस्टोरेंट कैसे चलेंगे, मंदिरों में कौन जाएगा? ठाकुर जी सच के रहेंगे। लेकिन वृंदावन की पूरी अर्थव्यवस्था केवल और केवल टूरिस्ट के, तीर्थयात्रियों के को लेकर जिस प्रकार से हमारी तत्कालीन सरकार की भी पॉलिसी है कि इसको बढ़ावा दिया जाए, और बाकी विश्व में टूरिज्म पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, और वृंदावन का जो आर्थिक पहलू टूरिज्म पर ही डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है और कोई किसी प्रकार के रोजगार नहीं है। और जिस प्रकार से ये परंपरागत तीर्थ स्थल है, टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है, जिसमें देश और विदेश से काफ़ी तीर्थयात्री आते हैं, उनके संग बंदरों के कारण उनका जो है बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, और उनका पूरा टूर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। उनके जैसे सामान हैं, पर्स हैं, मोबाइल हैं, आईसाइट का आंखों का चश्मा है, ये सब लेके बंदर जो है चले जाते हैं। उसके बाद उनके सामने बड़ी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो कि यहाँ पे आए तो क्यों आए। का निदान होना बहुत आवश्यक है यहाँ पे, क्योंकि बंदरों की जिस रूप से भी एक्टिविटी यहाँ चल रही है, उससे एक तरह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो टूरिस्ट है वो भी अब आने में हिचक रहा है, क्योंकि अपने बच्चों को लेके वो आता है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। आने के बाद अचानक से उसका मोबाइल छीन के बंदर ले गया, अचानक से उसका चश्मा तोड़ के ले गया, अचानक से बच्चे को उसने पैर में काट लिया। तो माने ये ऐसी अजीब घटना है जिनको देखकर माने हमको भी अपने आप में कि हम लोग यहाँ के प्रतिनिधि इस नगर के, माने हमको खुद गिलानी होती है इस बात की कि ऐसे व्यक्ति ऐसी घटना को लेकर हम इससे क्या कहें। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है वो दर्शनों के लिए आता है, और एक पीस के लिए आता है, एक स्पिरिचुअल एरिया है, सारा पॉजिटिविटी गेन करने के लिए आता है। अगर यहाँ पर बॉन्किस का, बंदर का इतना जो डेविल इतने जो खूंखार हो गए हैं, और उनकी वजह से इतनी जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो टूरिस्ट काफ़ी डर जाता है। जो एक बार आया था, किसी का चश्मा खींच के ले गए, किसी का मोबाइल खींच के ले गए, किसी को उन्होंने कोई खाना छीन के ले गए, तो एक मन के अंदर टेरर और डर जो है बहुत पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो जा करके ऑल ओवर इंडिया में जहाँ का भी रहने वाला है वो लोगों को बताता है, जिससे हमारा टूरिज़्म, हमारा वृंदावन, ये सारा बहुत ज़्यादा जो जर्नी वगैरह सब है अफेक्ट करती है, और बहुत टूरिज़्म को नुकसान होता है और डिफेमिंग होती है हमारे वृंदावन की। वृंदावन का बंदर फ्रूटी और गंदा पानी पीकर सारे बीमारियों का शिकार हो चुका है। डॉक्टर अभिषेक, जो वृंदावन के बंदरों पर करीब 10 साल से रिसर्च कर रहे हैं, उनका कहना है वृंदावन के बंदरों को तो समस्या है ही अपने आप से, लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं वो कहीं ना कहीं बंदरों के द्वारा पीड़ित भी हैं और बीमार भी हैं, या फिर तो बंदरों के द्वारा उनको रोज काट लिया जाता है, उनका सामान ले लिया जाता है, या फिर बंदर जो उनके घर पे छतों पे जो टंकियां हैं पानी की उस पे बैठे हैं, तो वहाँ यूरिन या स्टूल। हमने अपने स्तर पे काम किया है, हमारी एक संस्था है, उसके द्वारा हमने पैम्पलेट भी लोगों को छपवा के डाले हैं कि आप अपने जो ओवरहेड जो टैंक है उनके ढक्कन बंद कर लें, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि उनके ढक्कन खुले हुए हैं जबकि लोगों को पता भी नहीं है। तो हमने अपना काम तो किया है संस्था के द्वारा और लोगों में जागरूकता पैदा की है। एक ठोस कदम सरकार को लेने का समय है कि वो तुरंत इनकी जनसंख्या पे कंट्रोल करे, जिससे आने वाली जो जनसंख्या इनकी बहुत अधिक बढ़ने वाली है वो कंट्रोल हो सके। आए दिन हादसों की बढ़ती घटनाएं अखबारों की खबर बनकर रह गई हैं। सरकार और वृंदावन नगर निगम ने क्या कुछ किया है? लोग तो कहते हैं बंदरों को कहीं ले जाकर जंगल में छोड़ देना चाहिए, और इनकी पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ती जा रही है। बंदरों ने इतना आतंक मचाया हुआ है कि चलना फिरना हराम कर रखा है। बंदरों ने बहुत ही आतंक मचा रखा है। जो सामान हाथ में लेकर जाते हैं वो हाथ से छीन कर ले जाते हैं। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें बंदरों को सीधे पकड़ने की योजना हमने बनाई, हमने उसका टेंडर भी किया यहाँ से, लेकिन उसमें ऊपर से हमको यह आदेश दिया सरकार ने कि आप अपने स्तर पर इस काम को नहीं कर सकते। तो हमने फिर उनसे कहा कि आप बताइए हम क्या करें इसमें। तो लखनऊ जाके हमने इसमें मीटिंग की है, और ये फॉरेस्ट के जो सबसे बड़े अधिकारी प्रदेश स्तर पर हैं उनसे बैठकर हमारी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप प्रपोजल अपना भेजिए, तो हम आपके लिए एक जगह की व्यवस्था कराएंगे जहाँ पर इनको रखा जा सके।
समय रहते अगर वृंदावन की इस समस्या पर गौर नहीं किया गया तो कहीं ऐसा न हो कि बंदर और इंसान के बीच की लड़ाई किसी महामारी का रूप न धारण कर ले। तो हम पिछले 8 सालों से कह रहे हैं, अगर हमने बंदरों की जो जनसंख्या है उन पे कंट्रोल तुरंत नहीं किया तो आने वाला समय में बहुत भयावह होने वाला है और बहुत सी बीमारी इंसानों में आ सकती है। और जहाँ तक डाउट है मेरा कि अगर इन केस किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट में बंदर स्क्रैच कर दे या काट ले तो बंदर को HIV होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आज का बंदर कुपोषण, बीमारियों का शिकार है। बहुत दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश शासन के माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी वृंदावन के नागरिकों के लिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज वृंदावन के हर घर ने जेल का रूप ले लिया है। जहां भी नजर जाएगी सलाखों के पीछे से झांकती निगाहें नजर आएंगी। हर माँ की नजर बंदरों के भय से स्कूल से आते रास्ते पर होती है कि उसका बच्चा घर तक सुरक्षित आ जाए। आज 10-12 साल से बंदरों का आतंक विशेष रूप से हो गया है। ये समय जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हर माँ के दिल में यह आतंक सा बना रहता है कि मेरे बच्चे सेफ घर पर आ जाएं। बंदरों का प्रकोप इतना है, आतंक इतना है कि अगर छत से नीचे से कपड़े डालने आओ तो छत पे कपड़े भी नहीं सुखा सकते, ऊपर बैठने आओ तो बैठ भी नहीं सकते। टंकियों में पानी इतना गंदा कर रखा है, इतना पॉटी वगैरह कर रखी है, टंकियों को आप देख लो तो इसका पानी भी यूज नहीं कर सकते। आखिर इस समस्या का हल क्या है? मंकी सफारी एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें एक जो प्रैक्टिकल दिक्कत ये है कि बंदरों को जब हम रखेंगे, माना केजिंग कर ली, पहली बात तो उसमें 2-3 समस्या है। एक समस्या ये है कि हमारे पास वृंदावन में इतनी बहुत बड़ी जगह नहीं है, 200-400-500 एकड़ की, जहाँ पे हम बंदरों को छोड़ सकें और जहाँ वृक्ष लगे हों। तो अगर हम छोटी जगह में रखते हैं, उनको केजिंग करके रखना पड़ेगा। ऐसे ही रख देंगे तो आपस में ग्रुप होते हैं, आपस में फाइट करेंगे और खून खराबा हो जाएगा और 2 दिन में ही बंदर मरने चालू हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि छोटी जगह में केजिंग करनी पड़ेगी। बड़ी जगह है तो वहाँ पे पेड़ लगे हों, ऐसी कोई जगह नहीं है। बहुत से लोगों का आता है कि आप पेड़ लगा दीजिए, बंदर रख लीजिए, तो पेड़ बंदर होने नहीं देंगे, छोटे पेड़। तो बड़े वृक्ष भी नहीं है, तो उनको खाना हमें अपने आप देना पड़ेगा। और एक बंदर की डाइट नियम के अनुसार 50-60 रुपये 70 रुपये की तो डेली का बंदर खाएगा। अगर हम 1000 बंदर को रखते हैं एक जगह पे तो 70,000 रुपये रोज का खर्चा है, वो कौन बियर करेगा। और अगर हमने बिना स्टरलाइजेशन के उनको रखा तो 1 साल में उनकी आबादी फिर बढ़ जाएगी। तो 70,000 से वही खर्चा, केवल 1000 बंदरों का बोल रहा हूँ मैं, 1000 बंदरों का 70 से वही 90,000, 1 लाख हो जाएगा। और हमें 50,000 बंदर से ऊपर रखने तो कई करोड़ रुपए का खर्चा महीने भर का होने वाला है, वो कौन देगा। ये सबसे बड़ी समस्या है प्रैक्टिकली। तो पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि उनकी नसबंदी कर दी जाए। 50% यहाँ रखा जाए, क्योंकि नियम ये कहता है कि जहाँ से बंदर पकड़े जाते हैं स्टरलाइजेशन के बाद उसी जगह छोड़े जाते हैं। तो कुछ ग्रुप को यहाँ पे छोड़ दिया जाए और जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है बंदरों की, वहाँ से ग्रुप उठा के कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। अगर दूसरी स्टेट हमें NOC देती है तो वेल एंड गुड किया, वहाँ ले जाए, नहीं तो दूसरे आप डिस्ट्रिक्ट में ले जा सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बंदरों की जो समस्या है केवल वृंदावन की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश। बंदर हमारे साथ घुल मिल के रहें, इसीलिए यहाँ आंदोलन चलाए जा रहे हैं सब ब्रजवासियों के द्वारा। किसी भी प्रकार बंदर भी सुरक्षित रहे, मानव भी सुरक्षित रहे, बंदरों की संख्या भी उसी तरह नियंत्रित रहे जैसे मनुष्यों की संख्या नियंत्रित रहती है। और इसी के लिए केवल एक उपाय है, मंकी सफारी बनाई जाए। इस गंभीर समस्या की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। वृंदावन का आम व्यक्ति कभी ये नहीं चाहेगा कि इनका जो नकारात्मक ढंग से इनको हटाया जाए। आखिर इतने लंबे समय तक सह करके वृंदावन का व्यक्ति इनसे प्रेम भी करने लगा है। एक पक्ष वो भी है, वो ये नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से इनको हानि पहुंचाई जाए। वृंदावन के निवासी की आशा ये है कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश शासन या स्थानीय नगर निगम कोई ऐसा साधन बनाए, कोई ऐसा रास्ता निकाले कि इनका पुनर्वास कहीं हो सके। क्या बंदरों के लिए सरकार कुछ करेगी, या वृंदावन का निवासी जो हर रोज होती घटनाओं का गवाह बनकर मूक दर्शक रह जाएगा? आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोग वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की सड़कों में, मंदिरों के आसपास कहीं भी बिना इनके भय के नहीं जा सकते हैं। किसी के हाथ में डंडा होता है, किसी के हाथ में ईंट होती है, कोई हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ सकता, आंखों पे चश्मा नहीं लगा सकता, पर्स नहीं ले सकते और खाने पीने की सामग्री तो दूर रखिए,
जहाँ तक के गले में पहनी हुई फूलों की माला को भी झपट के ले जाते हैं। वृंदावन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। राष्ट्रपति भी यहाँ आते हैं तो उनके साथ लंगूर और बंदरों से प्रोटेक्शन करने के लिए व्यवस्था सोचनी पड़ती है। तो आज ये बहुत गंभीर समस्या है। हमारे कितने ही मनुष्य, कितनी महिलाएं इससे पीड़ित हो चुकी हैं। ठीक है, बंदर का भी हक है, प्रकृति के सभी जीवों का हक है, लेकिन वृंदावन के ही साधक चंडीदास ने गाया है, सावार ऊपर मानुष सबके तार ऊपर है। अगर मनुष्यता को बंदर चोट पहुंचाने लगेगा तो हम लोगों को भी बंदर को और बंदर समस्या को नियमित करने के लिए, इनको संतुलन में लाने के लिए कठोर कदम भी उठाने पड़ेंगे, तो वो कोई गलत नहीं। मेरे पास आए दिन कुछ माताएं ऐसी भी आती हैं, क्योंकि वृंदावन में जो बेसहारा माताओं का एक संख्या है, उसमें बहुत सी माताएं सुबह सुबह निकलती हैं, उनके झोले लटके हुए होते हैं, माला झोली लटकी हुई होती है, खाद्य सामग्री हाथों में होती है, तो उन पर भी अटैक कर देते हैं। आए दिन चुड़ैल करते हैं, उनको काट लेते हैं। तो ये एक विभीषिका की तरह वृंदावन में है तो सही समस्या कि ये लोगों पर आक्रमण कर रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, लोगों को बीमारी की कगार पर पहुंचा रहे हैं। पर दूसरी तरफ देखिए कि इनको भी बीमारियां हो रही हैं। बंदर अब उस तरीके से हष्ट-पुष्ट बहुत कम दिखाई पड़ेंगे। सूखे, जगह जगह से सफेद हुए, जिसके शरीर पर बाल नहीं, ऐसे बंदरों, बीमारी वाले बंदर वृंदावन में बहुत हैं। और मैं समझती हूँ इसका कारण, जो मुख्य कारण है कि इनको खाने को नहीं मिल रहा। तो ये समस्या एक गंभीर समस्या बन चुकी है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, वन भी रहे, बंदर भी रहे और रहे इंसान। कुछ ऐसा जतन हो कि हो इस समस्या का समाधान। साल में 1-2 केस ऐसे आ जाते हैं कि बंदर के कारण लोगों की मौतें हो गई हैं। बानर बालक एक स्वभाव, तो इनका तो स्वभाव ही आतंकित है। अब वो आतंक ज्यादा बढ़ गया। लेकिन बंदरों का आतंक विशेष रूप से हो गया है। ये समय जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैं माँ हूँ, एक मेरी माँ की समस्या नहीं है ये, हर माँ के दिल में यह आतंक सा बना रहता है कि मेरे बच्चे सेफ घर पर आ जाएं। यदि आदमी कोई परदेसी आता है, पर्स लेके चश्मा पहन के जा सकता है, जाता है चश्मा वाला हो तो चश्मा उतार के ले जाते हैं और उसको तोड़ देते हैं, उसको फ्रूट भी डालो, खाने को दो, तब तो देते हैं। वृंदावन में बंदरों की बहुत व्यवस्था ज़्यादा हो गई है कि एक एक गली में कम से कम 50-50 बंदरों की बारिश हो रही है। नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ बच्चे क्या सेफ होंगे। जब घर में काट रहे हैं तो फिर बाजार में क्या सेफ होगा इंसान। और मैंने देखा कम से कम 50 बंदर उनके ऊपर लिपटे हुए हैं और उनको खा रहे हैं, और उनका जो ब्लड है बिल्कुल पानी की तरह बह रहा है, जीना में से आ रहा था। और बंदरों का प्रकोप इतना है, आतंक इतना है कि अगर छत से नीचे से कपड़े डालने आओ तो छत पे कपड़े भी नहीं सुखा सकते, ऊपर बैठने आओ तो बैठ भी नहीं सकते। टंकियों में पानी इतना गंदा कर रखा है, इतना पॉटी वगैरह कर रखी है, अगर टंकियों का आप देख लो तो इसका पानी भी यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपने हर रोड्स पे देखा होगा साइन लगे होते हैं, बंदरों से सावधान रहिए, आपकी सुरक्षा अपने हाथों में। बंदरों को यहाँ से मतलब बाहर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उनकी ब्रजभूमि है। यहाँ पर बंदरों ने इतना आतंक मचाया हुआ है कि चलना फिरना हराम कर रखा है। इस वजह से हमने ये डंडा लिया हुआ है। बंदरों की वजह से बंदरों का आतंक बहुत है, बंदर काट लेते हैं और एक आता है तो 10 साथ में और पीछे आ जाते हैं। मेरा मानना यह है कि एक ही एरिया में, इसी एरिया में बंदर इसलिए मर रहे हैं क्योंकि यहाँ मेरे को लगता है बंदरों के संग वृंदावन तीर्थयात्री पहले इतना नहीं आता था, अब अधिक से अधिक यात्री आता है, लेकिन उसके लिए सुविधा के लिए कोई भी ऐसी संतोषजनक चीज नहीं है जिससे कि बंदरों से छुटकारा पाया जाए।